Recording in progress. ਕਿਹੜੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਖਰਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾ ਵੈਨੋ ਸ 10 ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਰੀਸੈਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ जवाद आप वीडियो देख लीजिएगा बाद में क्यों आप टेंशन ली हुई है आपने इसको भी खोला और बाकी काम भी कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं दोबारा उसी को शेयर करता हूँ। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी। जी जी सर कमर। कामरान हेयर सर। जी जी। सर मार्केट को जैसे आपने बताया कि मार्केट को अपनी हालत पे छोड़ दें, जिस तरह ये कैपिटलिस्ट मार्केट्स होती हैं, उसमें गवर्नमेंट को वो कहते हैं इट शुड प्ले एज ए रेगुलेटर इंस्टेड ऑफ कि इसको कंट्रोल करे या डिक्टेट करे। तो उसमें डिफरेंस क्या है कंट्रोल और रेगुलेशन में? अच्छा देखें, जो मैंने थोड़ी देर पहले कुछ एग्जांपल्स दी थी ना, जहाँ गवर्नमेंट खुद बिजनेस करने लग जाती है। गवर्नमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, हुकूमत भी हो सकती है, फौज भी हो सकती है, अदलिया भी हो सकती है, कुछ भी तीनों पार्ट्स में से कोई भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है। तो आप अगर उसमें खुद आ जाते हैं तो आप उसको फिर आप उसके प्लेयर बन जाते हैं ना। अगर आप उसके रेगुलेट और उसको कंट्रोल। अब ये आप लोगों ने इसको ना एक एकेडमिक सेंस में समझना है, इसको कोई क्रिटिसिज्म सेंस में नहीं समझना। लेकिन अगर आप गौर करें ना, मैंने आपसे एक बार पहले भी आप लोगों को हिंट दी थी कि जैसे इस वक्त ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में 4 फर्म्स हैं ना, उन चारों में फौजी फाउंडेशन होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेक। कहीं 35%, कहीं 40%, कहीं आधे से भी ज़्यादा। अब ये कंट्रोलिंग स्टेक्स होते हैं ना। अब ऑयल एंड गैस की मार्केट को कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट अब एक तरह से वहाँ पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसी तरह पीआईए को देख लें, पीआईए को तो टोटली कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल्स होते हैं, बिजनेस का कंट्रोल है ये। और बिजनेस को रेगुलेट करने का मतलब है कि कोई पॉलिसी बना लें, आप उनको कहें कि आप ये इंपोर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये एक्सपोर्ट करेंगे, इतने टैक्स होंगे, ये इंपोर्ट करेंगे। वो पॉलिसी मेकिंग होती है, रेगुलेशन होती है। कंट्रोल का मतलब होता है बिजनेस में कंट्रोल हो आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था कि सबसे अच्छा तो ये हो गया, जैसे कामरान ने कहा, आइडियल ये है कि मार्केट को चलने दें। उसको चलने देते हैं तो लोग जो है वो मैनिपुलेट करते हैं फिर चीज़ों को, और अपने लिए ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर गवर्नमेंट अपनी रेगुलेशंस लेके आती है अंदर। और हमारे जैसी मार्केट में गवर्नमेंट अब इस हालत में आ गई है कि कंट्रोल लेके आ रही है इसमें। अगेन मैं आप सबको दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, इसको थ्योरी के तौर पे समझें। ये क्यों हो रहा है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल लाना पड़ रहा है? फौजी फाउंडेशन हो गई, या और मिलिट्री के बिजनेस हो गए, या गवर्नमेंट के बिजनेस हो गए। उसकी वजह ये है कि मार्केट मैनिपुलेशन को वो पॉलिसी से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्योंकि पॉलिसी किसी ने इम्प्लीमेंट करनी है, टूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होते हैं आपके पास ना, एफबीआर है, आपके पास कंपटीशन कमीशन है, आपके पास ombudsman है, इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी कोर्ट्स हैं। ये टूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी होते हैं। जब टूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी भी फेल होते हैं, फिर मजबूरन गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आप एज एन इकोनॉमिस्ट ये आपने जहन में रखना है कि वट एवर इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, इट इज़ हैपनिंग फॉर सम रीज़न। ऐसा नहीं होता है कि किसी जर्नैल को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी पॉलिटिशियन को प्योरली उसकी ग्रीड ये करवा रही है, ऐसा नहीं होता। पहले मार्केट फेल होती है, फिर मार्केट की रेगुलेशन फेल होती है, फिर आपको मार्केट कंट्रोल मजबूरन आना पड़ता है। तो आप अगर मार्केट कंट्रोल ख़त्म करना चाहते हैं किसी इकोनॉमी से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आप चाहते हैं फौजी फाउंडेशन का बिज़नेस ख़त्म हो जाए, या गवर्नमेंट के बिज़नेस ख़त्म हो जाएं, एंड सो ऑन, मिलिट्री बिज़नेस ख़त्म हो जाएं, तो आपको फिर अपना जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के टूल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, आप नारे लगाते रहे नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान, वो नहीं होगा। कंट्रोल में रहेगी गवर्नमेंट, रखेगी, क्योंकि चीज़ें चलानी भी है ना। ऐसा नहीं होता कि आप छोड़ दें और चीज़ें कुछ भी ना कर सकें। जैसे आप देखें किसी थोड़े अरसे के लिए ना बलूचिस्तान में रिकोडेक वगैरह को मार्केट कंट्रोल पे छोड़ा गया था। अब देखें फिर एंड पे वो कहाँ पे पहुंची ये चीज़ें सारी। फिर आपको पहले रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी, उसने भी काम नहीं किया, तो आपको डायरेक्टली कंट्रोल करना पड़ा। इसी तरह और भी सब जगहों पे जब डायरेक्टली कंट्रोल आता है तो उसके पीछे बहुत इकोनॉमिक डायनामिक्स होते हैं, तब वो आता है। In the presence of a well-functioning, perfectly competitive market, net social benefits and social surplus are maximized, thus Pareto efficient। तो अब यहाँ से आप वापस परेटो एफिशिएंसी की तरफ चले जाएं। तो ये उसको उससे जोड़ रहा है कि चूंकि आप पी स्टार एक्स स्टार से अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब है आप परेटो एफिशिएंट हैं। जितने ज़्यादा करते जाएंगे उतनी परेटो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और सोशल सरप्लस आपका मैक्सिमाइज होता जाएगा। अब ये डिमांड कर्व हुकूमत ने नहीं बनाया,
सप्लाई कर्व हुकूमत ने नहीं बनाया, ये मार्केट की चीज़ें हैं। तो ये दो लाइनें लग गई। अब इन दो लाइनों में मैक्सिमम, ये जो पीछे वाला एरिया है लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, ये मैक्सिमम सरप्लस है जो क्रिएट हो सकता है। अगर ये क्रिएट हो रहा है तो ये दिस इज इकोनॉमिकली एफिशिएंट, परेटो एफिशिएंट भी है, कैलोर हिक्स एफिशिएंट भी है, और इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकती। इसलिए ये एक आइडियल सिचुएशन है। ऑब्वियसली असल में आप कहीं इसके बीच में होते हैं, कहीं पे कंज्यूमर सरप्लस भी कम होता है, कहीं पे प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम होता है, और आपकी हर वक्त कोशिश रहती है कि आप उसको बढ़ाते रहें और एक्सटेंड करके ये सारे के सारे लाइट ब्लू और डार्क ब्लू एरिया को कवर कर लें, ताकि आपका सोशल सरप्लस मैक्सिमाइज हो। अच्छा जी। सर इसको मैं जी सर। सर जावेद, जी अच्छा सर, इसको अगर इस सेंस में अगर आप देखें कि फ्रॉम द वीट प्रोड्यूसर्स जो हैं हमारे, लेट्स से जो ग्रोअर्स हैं, जी जी किसान हैं, अच्छा, तो वो एक सप्लाई एंड है कि मतलब वो कितना मैक्सिमम जो ग्रोइंग पोटेंशियल अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, तो वहां से एक आप यानी सप्लाई कर्व जो है वो डेवलप कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, या अगर कोई जी प्राइवेट एंटिटीज हैं जो इसको ठीक। कर रही हों। और दूसरी तरफ है कंज्यूमर एंड, जो कि आपका रिसीविंग एंड है। और वो यानी उसमें उसकी जो सप्लाई और डिमांड जो है, तो जो डिमांड है इट इज कमिंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, तो वो हमारे पास दोनों कर्व्स जो हैं, मतलब उनकी एक इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश होती है। और लेकिन अगर उसको आप रेगुलेट ना करें और आप उसको यानी ऐसे इंडिपेंडेंटली छोड़ दें, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज अगर ना हो तो फिर तो वीट की प्राइसेस कहाँ से ली जाएंगी सम टाइम। लेकिन अगर आपका सप्लाई और डिमांड का जो है वो एक्यूरेटली डेवलप हुआ हुआ है, तो फिर प्राइसेस भी मेरे ख्याल है कि सेल्फ एक्चुएटिंग होंगी, कि इक्विलिब्रियम उसका मेंटेन कर पाएंगी विदाउट इवन हैविंग द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑन इट। हाँ देखिए, अगर इस शुगर केन, आपकी एग्जांपल को ही ले लेते हैं ना। पहले सप्लाई कर्व को देख लें। सर आपको पता है ना कि हर साल गवर्नमेंट वीट का प्राइस डिसाइड करती है ना। सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंटरमीडियरी के तौर पे बिहेव करती है। गवर्नमेंट किसान से खरीदती है। पहले सर बारदाना देती है किसान को, इसके हम कितना खरीदेंगे, बारदाना बोरी को कहते हैं। बोरी देती है, आप कितनी बोरियां आप इसमें भर के मुझे दे दें, और इस प्राइस पे लेंगे। यानी गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है। ये जो नीचे सप्लाई कर्व का एक प्राइस लिखा हुआ है, उस पे किसान फैसला करते हैं कि उन्होंने सारी आपको बेच देनी है, या होल्ड कर लेनी है, अगले साल बेच देंगे, या कहीं आप ये सब कुछ इंटरेक्शन हो गया इस दफ़ा का, तो आप अगर एक्सपोर्ट खोल दें तो एक्सपोर्ट में बेच देंगे। इस पे वो फैसला करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर बहुत कम प्राइस सेट कर देगी तो किसान उसको बेचेगा ही नहीं, और किसान लोकल मार्केट में लीक करना शुरू कर देगा। तो गवर्नमेंट ने भी ज़ाहिर है सोच समझ के एक ऐसी प्राइस रखनी होती है कि मेजोरिटी ऑफ द किसान उसको बेच दें। What is in the sense of engineering procurement? अच्छा जी। तो गवर्नमेंट सोच समझ के कोई प्राइस सेट करती है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फिर लोगों के विलिंगनेस टू पे भी देखना होता है। विद डिमांड कर्व पे आ जाए, उन्होंने ये भी देखना होता है कि 1 किलो के लिए इस वक्त मार्केट में बंदा कितना पे कर सकता है। उनके पास बहुत सारे टूल हैं, लेकिन सबसे आसान टूल ये है कि अगर कोई डायरेक्टली मार्केट में लीक कर रहा है कोई सप्लायर, तो आम लोग बाजार में उससे कितने में खरीद रहे हैं। तो उससे उनको पता चल जाता है कि एक आम बंदे की विलिंगनेस टू पे कितनी है। उससे वो डिमांड कब वाली प्राइस देख लें। इस प्राइस पे इतनी डिमांड आ रही है, गवर्नमेंट को ये समझ आती है इस वक्त मार्केट में, डिटरमिन लिहाजा हम भी ये वाली प्राइस सेट करेंगे। तो हर साल आप, डिटरमिन हो जाती है सरप्राइज जो है उस तरह। हाँ तो आप हर दफा देखिए ना, हर साल गवर्नमेंट जब प्राइस सेट करती है, उस पे शोर शराबा तो बहुत होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम खरीदते उसी प्राइस पे। आप देखें पाकिस्तान में रमजान में कितनी ऊपर चली जाती हैं चीज़ों की प्राइसेस ना, लेकिन हैव यू एवर स्टॉप्ड कंज्यूमिंग देम? आप खत्म नहीं करते ना। आप वही वही फ्रूट खरीदते हैं, वही फ्रूट चाट बनाते हैं, वही चीज़ें खाते हैं हर दफ़ा। इसी तरह किसी भी और चीज़ की प्राइस ऊपर चली जाती है, इसका मतलब है कि शोर शराबा एक्चुअली हमारी विलिंगनेस टू पे की रिफ्लेक्शन नहीं है। विलिंगनेस टू पे की रिफ्लेक्शन वही है जो आप एक्चुअली खरीदते हैं और खाते हैं। अब आप जरा इस यही चीज़ आप बांग्लादेश में स्टडी करें ना, तो बांग्लादेश में एक्चुअली एक ऐसे 3-4 महीने आते हैं जहां पे मार्केट में कोई टमाटर नहीं खरीदता। एक टमाटर भी नहीं बिक रहा होता मार्केट में।
क्योंकि उसकी प्राइस इतनी चली जाती है क्योंकि लोकल लोग खरीद ही नहीं सकते और वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं वहां से। ये हमारे पास कभी एक आज से 7-8 साल पहले आमों के केस में हुआ था। आज से 5-6 साल पहले वो जो पाइन नट होता है, पाइन नट को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, सॉरी मुझे भूल गया। पाइन नट को क्या कहते हैं उर्दू में? चल चल चलो। चलगोजा जी, चलगोजा। चलगोजे के केस में हुआ था। तो ये, लेकिन आप देखें कि रमजान में किसी चीज में ऐसा नहीं होता, हम हर चीज कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये एक कैट एंड माउस गेम चल रही होती है हर वक्त, और वो गवर्नमेंट को ये डिसीजंस करने पड़ते हैं। और वहाँ भी जाहिर है, आपको मैंने एक क्लास में बताया था, जैसे प्लानिंग कमीशन है, वहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड इकोनॉमिस्ट बैठे बैठे होते हैं जो ये सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा पे ले रहे होते हैं, और बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स में ये सब कुछ हो रहा होता है। जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मैं कंटिन्यू करूं? जी सर, जी सर। जी, इससे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा जी। तो ये सबसे आखिरी चीज फिर लिखी हुई है, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम being economically efficient is referred to as the first fundamental theorem of तो welfare अब economics. आपकी आवाज से ब्रेक हो रही है सर। ओ आई एम सॉरी। अच्छा जी, अब ठीक है? जी सर। जी अब ठीक है सर। अच्छा जी, तो ये लिखा हुआ है competitive equilibrium, यानी ऊपर बात हो रही है ऊपर की तस्वीर के बारे में। बीइंग इकोनॉमिकली एफिशिएंट, यानी ये दोनों हमने कवर कर लिए, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, इज रेफर्ड टू एज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इस चीज को फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। और एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स विद द competitive प्रोसेस विल रिड्यूस एलोकेटिव एफिशिएंसी। अब इसके बाद आप कोई भी इंटरफेरेंस करेंगे तो आप एलोकेटिव एफिशिएंसी को कम करेंगे, इससे ऊपर कोई भी चीज लेके नहीं जा सकती। अब इसमें मैं एक चीज मैंने जानबूझ के इस चैप्टर से एक्सक्लूड कर दी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बुक में पढ़ लीजिएगा। वो है गवर्नमेंट सरप्लस। यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन की ना, और हमें समझ आ गई कि गवर्नमेंट इस सारी गेम में कहाँ पे है। किसान वाले केस, गंदम वाले केस में देख लें कि गवर्नमेंट खुद थोड़ी देर के लिए सप्लायर भी बनती है और थोड़ी देर के लिए कंज्यूमर भी बनती है। यानी वो एक सप्लायर से खरीदती है और फिर अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचती है। तो बीच में गवर्नमेंट खुद सप्लायर और कंज्यूमर बन जाती है, यानी वो इन कर्व्स का पार्ट बन जाती है। इसलिए मैंने उसको अलग से एड्रेस नहीं किया, क्योंकि थियोरेटिकली बात सारी की सारी यहाँ से समझ आ रही है। लेकिन इसको मजीद कॉम्प्लिकेट अगर हम करना चाहें तो हम गवर्नमेंट सरप्लस को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास फिर कितने पैसे बचते हैं ये सब चीज़ इंश्योर करने के बाद, और वो फिर कितना स्पेंड कर सकती है मुख्तलिफ सोशल चीज़ों पे। तो दैट इज़ इट। ये मैंने चीज़ें डिस्कस करनी थी। इसके बारे में कोई सवाल है तो बताएं, वरना प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। सर ये लास्ट स्लाइड पे, अगर स्लाइड नंबर 9 पे। जी अच्छा सर, इसमें जो अभी समझ आया है वो ये कि जो हमारा पॉइंट ए बनता है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट के जिसके ऊपर कंज्यूमर भी और जो प्रोड्यूसर है वो भी अग्रीड अपॉन है, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। यानी इससे आगे जाएंगे तो फिर वो ना प्रोड्यूसर विलिंग टू पे बनाने के लिए होगा और ना कंज्यूमर लेने के लिए होगा। हाँ, तो इससे नहीं, पीछे पीछे ऐसा नहीं, जी ऐसा नहीं सर। है। देखिए, ऐसे 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 नहीं पढ़ना आपने। इसके अंदर ना अभी कंज्यूमर सरप्लस भी मौजूद है और प्रोड्यूसर सरप्लस भी मौजूद है। तो इसके ऊपर जी एग्जैक्टली। खरीदते और बेचते रहेंगे। जी सर। वो बेचने वाला इस जगह पे आके बेचना छोड़ेगा, जो मैंने आपको सप्लाई कर्व में बताया। और इसी सप्लाई तरह का अगर वाला रिवर्स कर लें तो खरीदने वाला इस जगह पे आके खरीदना छोड़ेगा। इसके अंदर इसके अंदर बेसिकली सर, जो मैं कहना चाह रहा था इसमें कि जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है ना, CAB, जी, इसके अंदर अंदर वो कहीं पे भी खेलेंगे तो वो परेटो हाँ, एफिशिएंट है एक्सेप्टेबल होंगे, और बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। यानी कि अगर वो प्राइस प्रोड्यूसर अपनी हाई भी कर देगा तो मैक्सिमम वो C तक चला जाएगा। बिल्कुल। कंज्यूमर विल स्टिल बी विलिंग टू पे, जी क्योंकि जी, वो उसको कहता है कि जी मैं कर लेता हूँ। और इसी तरह नीचे जो है वो अगेन B तक वो प्राइस लो करता है तो अगेन जो कंज्यूमर है ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट कि मैं इस पे करता हूँ। बट ए से जैसी इक्विलिब्रियम से जैसे ही आगे जाएगा वो फिर वो नहीं प्रोड्यूसर होगा। को बारे में नहीं आता तो वो बनाएगा बिल्कुल, नहीं उसको, बिल्कुल वो नहीं और बनाएगा। कंज्यूमर जो है वो उसको खरीदेगा नहीं वो सर। खरीदेगा नहीं, एग्जैक्टली। तो दैट इज द इक्विलिब्रियम। इससे पीछे पीछे सारा परीटो एफिशिएंट है, जी इससे बिल्कुल। आगे फिर वो परीटो एफिशिएंट में नहीं रहता वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तब होगी जब ये पॉइंट ए से आगे FG की तरफ जाना शुरू होगा।
हाँ, अच्छा, रेगुलेशन इसमें के लिए। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि परेटो एफिशिएंसी जो है ना वो रिलेटिव होती है ना, कि ये अगला स्टेप इससे परेटो एफिशिएंट है, अगला इससे परेटो एफिशिएंट है। तो ये परेटो एफिशिएंसी ACB के अंदर ही होती है, यानी एक जगह होगी जो एक वक्त में परेटो एफिशिएंट होगी, उससे आप आगे बढ़ेंगे, ज्यादा ब्लू एरिया कवर करेंगे, आप परेटो एफिशिएंट हो जाएंगे, और ज्यादा करेंगे पिछले के मुकाबले में परेटो एफिशिएंट हो जाएंगे। तो इससे आउटसाइड की हम बात ही नहीं कर रहे, इससे आउटसाइड कुछ होगा ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होगी, मार्केट कोलैप्स कर जाएगी। इसकी यानी इससे बाहर कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जिस पे आपको ये सवाल पूछना पड़े कि ये परेटो एफिशिएंट है या नहीं। इससे बाहर कुछ हो ही नहीं रहा होगा। ठीक है। यानी ये सर हमने एक बाउंड्री सेट कर दी कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है, जी बिल्कुल। और उसी के अंदर ये एफिशिएंट रहेगा। इससे इसी के अंदर रेगुलेशन अगर करना चाहे तो गवर्नमेंट भी इसी इसी के को अंदर फॉलो करेगी। करे, ना कि जो है उससे एग्जैक्टली, आगे बढ़े। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर। अच्छा जी, चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारी असाइनमेंट। अब आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है, 10 स्टेप्स इन CBA। जी जी सर। सर, आ जी रही है आ रही नजर। सर, आ रही अच्छा सर। जी, तो ये मैं इसको ओवरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद मैं असाइनमेंट आपको ब्रीफ करूंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब इसके जो पहले 4 स्टेप्स है ना, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ CBA। फिर लिखा हुआ है स्पेसिफाई द सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स। एक्सप्लेन द पर्पस का मतलब कि इशू क्या है जिसको रिजॉल्व करना है। हमारे केस में जो हमने एग्जांपल देखी थी, इशू ये था कि दो शहरों के दरमियान रोड जो थी वो इनएफिशिएंट हो गई थी, रश बहुत बढ़ गई थी वगैरह, लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे और रोड इस काबिल नहीं थी। स्पेसिफाई द सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स, फिर उसमें ऑल्टरनेटिव आए कि सिंगल लेन बनाए, डबल लेन बनाए, टॉल के साथ बनाए, टॉल के बगैर बनाए, वगैरह वगैरह। डिसाइड हुज बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स काउंट, यानी स्टैंडिंग देखें वहाँ पे। फिर हमने देखा था कि पूरे कनाडा के लोग हों या पूरी दुनिया के लोग हों या उस स्टेट के लोग हों या सिर्फ उस काउंटी के लोग हों, तो ये स्टैंडिंग डिसाइड हो रही थी। और चौथा चौथा था आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट कैटेगरीज, कैटलॉग देम एंड सेलेक्ट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट का मतलब होता है कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट को आइडेंटिफाई करें, उनके ग्रुप्स बनाएं, और ये देखें कि इनको आप मेजर कैसे करेंगे। तो इस असाइनमेंट में बेसिकली ये 4 चीज़ें आपने करनी है। यहाँ पे काफ़ी डिटेल है, उसमें बड़ी बड़ी बात की हुई है, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड के आप ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों ने करनी है। और अ, इसी तरह फिर 5 to 8 जो है वो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 होगी, और 9 आपकी असाइनमेंट नंबर 3 होगी। 9 and 10 कह लें। और आखिर में फिर आपने उस सबको इकट्ठा करना होगा, वो असाइनमेंट नंबर 4 होगी। तो अब मैं जा रहा हूँ असाइनमेंट के ऊपर, जो आपको मैंने असाइनमेंट दी है वो मैं सीधा कैनवस पे चला जाता हूँ, वहीं से पढ़ लेते हैं जो वहाँ अपलोड हुआ हुआ है। अच्छा जी, ये आपकी असाइनमेंट गाइड आ गई, तो फुल कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ लिखा हुआ है जी, असाइनमेंट 1 इज द फर्स्ट ऑफ 4 असाइनमेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। इन चारों का गोल ये है कि आपने जो CBA में जो पढ़ेंगे, अभी तक आपने 3 चैप्टर पढ़े हैं, मिड टर्म के बाद भी हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसको अप्लाई करना है आपने। Students will identify, quantify, and evaluate the costs and benefits associated with a specific project and recommend whether it is a worthwhile undertaking based on the analysis. Overview है इसका कि you will conduct a CBA of a specific project, program, or business decision. You will use a systematic approach to ensure both costs and benefits, considered different time frames, provide recommendations based on result. Analysis should be thorough, data driven, and justify the conclusions you draw. अब ऑप्शंस आपके पास है कि आप ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वरना आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक खाड़ी वाले किसी नई जगह पे स्टोर खोलना चाह रहे हैं। अब दूसरी जगह पे लिखा है कि एक नई टेक्नोलॉजी सिस्टम कोई कंपनी इंप्लीमेंट करना चाह रही है, कोई ERP वगैरह। पब्लिक पार्क बन रहा है, कोई ग्रीन बिल्डिंग या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। अब आप जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे ना, आपने प्लीज ध्यान में रखना है कि इट शुड बी वाइड इनफ to allow you to uh, to kind of practice what you've learned। वो सारे के सारे स्टेप्स उसके अंदर आने चाहिए।
ये और यही एक लिटमस टेस्ट है आप लोगों के की तरफ से अच्छे प्रोजेक्ट का। बाकी काम तो आगे होता रहेगा, लेकिन अगर आप शुरू में आपने ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया है जिसमें वो सारे काम नहीं हो सकते जो पीछे स्टेप 1 to 10 में लिखे हुए हैं, तो आपका प्रोजेक्ट फिर आपको बाद में क्रिपल कर देगा आपका टॉपिक ही। तो टॉपिक आपने सोच समझ के चूज करना है। असाइनमेंट वन का स्ट्रक्चर ये है, ये वाली चीजें हैं। प्रोवाइड ब्रीफ, नंबर 1 में है प्रोवाइड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, कर क्या रहे हैं, गोल क्या है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, और स्कोप क्या है। स्कोप यानी हो सकता है बहुत बड़ा, जैसे कामरान ने 2 प्रोजेक्ट बताए थे, तो उनमें से एक प्रोजेक्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा था, तो हो सकता है कि कामरान उसमें उसमें से उसका कोई पार्ट हमें बताएं कि ये 7 फेज प्रोजेक्ट है, मैं इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए सिर्फ ये पहला पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरे को करूंगा, लेकिन जहाँ कॉस्टिंग की बात होगी तो ये छोटे से पार्ट का करूंगा सैंपल के तौर पे। फिर अगला है कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन, लिस्ट एंड डिस्क्राइब ऑल रेलेवेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, इनिशियल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सीबीए में इन चीज़ों में ज़्यादा हम इंटरेस्टेड होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ऑब्वियसली वो ऊपर वाली पहली भी दोनों भी आप बताएंगे। क्वांटिफाई ईच कॉस्ट वेयर एवर पॉसिबल, ये पहली दो जो हैं ऑब्वियसली दे आर वेरी इजी टू क्वांटिफाई। ये ये हार्डवेयर की शक्ल में होती हैं, पैसे कैश की शक्ल में होती हैं, तो पता लग जाती हैं। इनको क्वांटिफाई करना बड़ा चैलेंज होता है, और एक्चुअली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपका मेन चैलेंज होगा, और इसी में आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब फिर लिखा बेनिफिट्स आइडेंटिफिकेशन, ऊपर कॉस्ट की बात हो रही है, नीचे बेनिफिट्स की बात हो रही है, तो इसी तरह ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। बेनिफिट्स में एक सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट को अलग से ऐड किया हुआ है, और इंटेंजिबल, ये दोनों उसी तरह हैं जिस तरह ऊपर अपॉर्चुनिटी और इनडायरेक्ट थे। इवेल्युएशन क्राइटेरिया फिर नीचे लिखा हुआ है क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, थॉटफुलनेस, एनालिटिकल रिगर, जस्टिफिकेशंस और अजम्पशंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-4 हफ्ते होंगे, 6 हफ्ते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको जगह जगह पे फिर कहीं ना कहीं चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, अजम्पशंस करनी पड़ेंगी। तो वो आप कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आपने वो क्यों किया। और कहीं पे मैंने आपको शुरू में बताया था इंटरनेट से चीज़ें इस्तेमाल करें, इसको चैट जीपीटी से करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पे पेस्ट मत करें, उसको सिर्फ इस्तेमाल करें अपनी रिपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए। आपको किसी चीज़ के आइडियल स्टेप्स नहीं पता तो वहाँ से ले लें, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए वहाँ से ले लें, लेकिन डोंट पेस्ट इट इन योर असाइनमेंट। आपको पता है उसको रिवर्स बहुत इजीली होता है, ऑटोमेटिकली ये कैनवस उसको यानी मेरे पूछे बगैर ही बता देता है कि ये एआई जनरेटेड लग रहा है, तो वो आपने नहीं करना है। अब पहली असाइनमेंट आपको मिल गई है, चूज अ प्रोजेक्ट, रिव्यू बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अब ये इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, लेकिन आई कॉल योर अटेंशन अगेन टू दिस, कि वो चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन आपने करने ये पहले 4 स्टेप हैं, ये पहले 4 स्टेप करने हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग अच्छी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसी से फिर आप लोगों का डिफरेंस आएगा कि किसने कितनी अच्छी असाइनमेंट की है। 2, 3, 4 को फिलहाल मैं बड़ी बड़ी आपको बात बता देता हूँ। टू टू में बेसिकली डिस्काउंटिंग होगी, 2 एक आसान एक्सरसाइज होगी। 3 अगेन थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, उसमें हमें काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे आप। और 4 में इन तीनों को इकट्ठा करके आप एक अपनी रिपोर्ट या एक प्रेजेंटेशन बना लेंगे। ओवरऑल किसी किसी एक आपके पास जो 3 असाइनमेंट्स होंगी, किसी को भी आपने 1000-1200 वर्ड से ऊपर नहीं जाने देना, मैक्सिमम इतना रखें ताकि ओवरऑल आपकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो 2500-3000 से ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो दैट इज़ इट जी, ये मेरे असाइनमेंट के बारे में मेरे पॉइंट्स थे। आप लोग प्लीज़ बताएं कोई आपके सवाल हैं तो। सर मैं जी जी। आई थॉट फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर असाइनमेंट जो है वो आपको जमा हमने करानी थी बिफोर दिस लेक्चर, तो नहीं मैंने नहीं, वो असाइनमेंट वन जो है वो इनफैक्ट अपलोड करके आपको भेज दी थी, बट इस तरीके से कवर नहीं किया था जो एटलीस्ट मुझे समझ आई थी, मैंने वो कर ली थी। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर मुझे फिर मौका दिया जाए कि फिर उसको इस आप तरीके से हम कर लें। इसमें ना आखिरी डेट तक अनलिमिटेड सबमिशंस होती हैं, आप कभी भी उसको हटा के नहीं सबमिट कर सकते हैं।
वो असल में सर जो कैनवस पे डेट शो हो रही थी, इट वाज अराउंड फ्राइडे 12:30, तो मैंने उस लिहाज से फिर उसको कर दिया था। लेकिन अगला फ्राइडे था नहीं, जस्ट 15, अगला सर फ्राइडे 15 ऑफ नवंबर, 15 ऑफ नवंबर कैटेगोरिकली डेट लिखी हुई है नेक्स्ट सर इस फ्राइडे पे। का टाइम। वो नेक्स्ट इट फ्राइडे। माइट सर बी सर ऑन माय फॉल्ट, मैंने उसको शायद पढ़ा सही नहीं था। जी जी मैं इफ आई यू अलाउ सर जस्ट 2 मिनट्स, मैंने जी बेसिकली जी। आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि मैं इसको करना चाह रहा था ऑन इन टर्म्स ऑफ के जी हम पैसिव इनकम जो आजकल इन्फ्लेशन की है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है, इफ समबडी वांट्स के जी हमने जो सेविंग्स करनी होती हैं उसको कहाँ पे एम्प्लॉय किया जाए, यानी कि उसको हम पैसिव इनकम के लिए स्टॉक मार्केट या ये जो फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स या इसके ऊपर। बट अगेन उसमें जब हम इसको थोड़ा सर्वे करेंगे तो शायद उसमें जो अ, सारे पॉइंट्स उस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं हो पाएंगे। हाँ, उसमें उसमें फिर ये आप होगा क्या कि सजेस्ट करते स्टैंडिंग हैं, फिर शुड बी? आपकी है ना, आप सिर्फ अपनी स्टैंडिंग बता रहे हैं ना, जी किस हाँ सर, बाकियों की नहीं बता रहे। एग्जैक्टली। तो उसी को सो शुड किसी आई शिफ्ट? नहीं, आप शिफ्ट भी करें वो अच्छी बात है, नहीं भी करें तो इसको कुछ इस तरह मॉडिफाई कर लें कि और लोगों की स्टैंडिंग्स भी आ जाएं बीच में। यानी उसको एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जब कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की डिसीजन करता है तो गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, उस कंपनी पे क्या होता है, उस बंदे पे क्या होता है, इस एंगल से करेंगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। जी सर, मैंने उसको उसी तरीके से थोड़ा सा डालने की कोशिश की थी कि अगर कोई एक बंदा है जो एक मिड लेवल या लो लेवल है, वो मिनिमम कितनी सेविंग, एक थ्रेशोल्ड हम डिफाइन करते हैं, लेट से 5,000 10,000 अ मंथ या इवन 2,000 अ मंथ, उससे स्टार्ट करता है तो उसका इफेक्ट क्या आता है। और एक मिड लेवल जो है 30-40,000 अ मंथ करता है तो उससे क्या इफेक्ट आता है। और vis-a-vis अगर उसकी जगह वो ऑल्टरनेट कोई बिजनेस में डालता है पैसे वो, तो डेफिनेटली उसमें कैपिटल या जो उसका रिटर्न है, बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न या एक सॉर्ट ऑफ उसको असिस्ट करने में उसकी नॉर्मल पे के साथ पैसिव इनकम के तौर पे वो उसको चलाया जाए। बट इसमें कुछ एजम्पशंस होंगी, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव जो डाटा के साथ फीड इन किया जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा। ये इसको रिलेट हो सकता है कि जी प्रीवियस 2 साल 5 साल में इन इन चीज़ों ने ये बिजनेस में रिटर्न दिया, एज कम्पेयर टू जिस तरह फॉर एग्जांपल लोग लैंड खरीदते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल था, इसका उस तरह नहीं है, बट लोगों के पास अच्छा उतना मुजाहिद, कैपिटल नहीं मुजाहिद होता। मैं आपको आई इंटरप्ट यू। देखिए मेरा इंटरेस्ट ये है कि स्टैंडिंग एक से ज्यादा लोगों की हो बस। गवर्नमेंट की हो तो बहुत अच्छी बात है, कम्युनिटीज की हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। आप अभी तक जो भी बात कर रहे हैं ना, आप सिर्फ अपनी स्टैंडिंग लेके आ रहे हैं बीच में उस इन्वेस्टर की। मैं आपको ये कह रहा था कि आप स्टैंडिंग और लोगों की भी लेके आए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बढ़ाएं या ऑप्शंस बढ़ाएं, वो तो आएंगी, लेकिन स्टैंडिंग एक से ज्यादा लोगों की होनी चाहिए। सर जी इसमें ठीक है सर, फिर एक मैं उसको क्वेश्चन रिकंसिडर करता हूँ। जी सर एक जवाब क्वेश्चन बोलो बोलो जी जी। जी सर, ये जिस तरह जी जी मुजाहिद साहब ने बात की कि मुझसे भी एक कंफ्यूजन हो गई कि ये लास्ट फ्राइडे मैं भी समझा था और मैंने भी इसी तरह मतलब टॉपिक असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दी, जो प्रपोजल थी। तो वो रिक्वेस्ट थी कि उसमें कोई डिलीट का ऑप्शन या इस तरह का कोई है सर, कि वो मतलब डिलीट करके जिस तरह भी आपने गाइडलाइंस दी हैं सर, उन गाइडलाइंस को सामने रख के उसको मजीद बेहतर बना के दोबारा अपलोड किया जाए सर। देखिए हमारी जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं ना, वो हमेशा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होती हैं आखिरी तारीख तक। तो आप लोगों के पास होते हैं, आप हटा के नहीं डाल दें जब मर्जी, आखिरी तारीख से पहले पहले। तो वो मतलब ये ऑप्शन अवेल है, मतलब कि उसमें उसको हम सर रिमूव कर सकें पहली वाली को और उसमें मजीद बेहतरी करके दोबारा अपलोड कर सकें। आप लोग आप उसको खुद देख लें। एक्चुअली मेरे पास स्टूडेंट व्यू नहीं होता ना, तो होना चाहिए क्योंकि मैंने उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रखी हुई हैं। वैसे सर मैंने जो फर्स्ट टाइम देखा है अपलोड करने के बाद, तो वो कोई इस तरह का ऑप्शन आ नहीं रहा था सर। तो वो एक थी, आप मैंने कहा सर सर। अगला अगला वर्जन अपलोड कर दें, उसमें लिख दें कि पिछले को छोड़ दें और इसको कंसिडर करें। अच्छा चलें, बंडल ऑफ थैंक्स सर। बस ये आज ये जो गाइडलाइंस अभी मिली है, इससे थोड़े और कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं सर। तो ठीक ये बेहतर हो जाएगा कि हम इसको री अपलोड कर दें सर। ठीक है ठीक है। जी जी सर। सर अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू सर। वालेकुम सलाम जी फैजान। सर इसमें बेसिकली लास्ट में आपने बताया था कि एक ओवरव्यू आपने देना है और फिर लेटर ऑन हम इसको जो है ना रिफाइन करते रहेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को। जी जी तो बिल्कुल। सर अगर उस बेसिकली वो सिनॉप्सिस होगी, फिर सर फर्दर उसमें हम उसको जो है ना वन बाय वन जो सीबीए के पॉइंट्स हैं उसको इलेबोरेट हम करते रहेंगे। तो सर जी मींस अभी भी वो उसी तरह है, क्योंकि अगर हम लमसम दे देंगे तो फिर तो फर्दर मींस उसको फिर वो कोई वो फंक्शनैलिटी नहीं रहती चीज, यानी एम आप अचीव कर लेते हैं उसको।
अच्छा देखें, ये मैं मेरे साथ आपने शायद पहले भी कोर्स पढ़ा हुआ ना। इसका तरीका ये होता है कि मैं ऐसे करता हूँ कि आपको एक मार्क्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 10 में से आपको 6 मार्क्स मिले ना, तो उसके बाद आप इम्प्रूव करते हैं तो देयर इज अ लिमिट टू वेयर यू कैन गो। यानी आप उस बंदे के बराबर नहीं हो सकेंगे जिसको पहली दफ़ा 10 मिले थे, लेकिन आप 8 तक जा सकते हैं। तो उसका एक हमेशा ही ऐसे करता हूँ मैं, आप इम्प्रूव करते रहें, मुझे बताते रहें इम्प्रूव हो गई है। हमारा नॉर्मली ये होता है कि आप असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 अलग नहीं होती। असाइनमेंट 1 फर्ज करें आपकी 3 सफ़ों पे है, तो असाइनमेंट 2 आप उसी डॉक्यूमेंट में अगले 3 सफ़ों में रखते हैं, यानी 2 में 1 भी शामिल होती है। तो मैं उन दोनों को पढ़ता हूँ और फिर 1 के भी बढ़ा देता हूँ जहाँ बढ़ाने होते हैं। अगर आपने चेंज नहीं की तो जाहिर है पुराने नंबर ही अच्छे हैं, तो उसी पे चलता रहता है। तो इम्प्रूव होती रहेगी साथ साथ, बिल्कुल ऑब्वियसली। सर बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे सर लाने की कोशिश कर रहा था कि अगर तो सर हमने जाहिर है सर कि ज्यादा से ज्यादा एवरी स्टूडेंट वांट्स कि मैक्सिमम जो है ना सर स्कोर वो ले, तो फिर सर वो तो फिर अनलिमिटेड है। मींस के अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं चाहूंगा कि सर वो सीबीए के तमाम ही पॉइंट जो है ना वो मेरी सिनॉप्सिस में वो टच हो जाए, ताकि सर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वो एक सबमिशन हो जाए और वो उसको आपको ना थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाए उसको देखने के लिए। तो तो अच्छी वो बात है भी भाई, अच्छी। पॉसिबल है कि मैं उसको यानी फर्दर जो मैंने बनाई भी अपने पास। हाँ हाँ, अच्छी बात है ना। देखें, जो जी जिसकी बेहतर होगा सबसे अच्छी सर। होगी उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, जाहिर है। असल मकसद ही यही गॉट योर होता पॉइंट है, इन चीजों का सर। यही मकसद होता है जी। ठीक होगा सर। सर बिल्कुल इसमें एक और क्वेश्चन था मेरा। जी जी, जवाब। सर इसमें ये था कि जो ऑलरेडी मतलब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर मैं बात करूं तो मैंने जो प्रोजेक्ट किया हो तो मैं उसी को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ सर, मतलब उसके कॉस्ट बेनिफिट जितने भी जो है वो प्लस माइनस आउटकम्स हैं वो मैं हाँ यहाँ हाँ, पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल इसको बिल्कुल एज अ जरूर। प्रोजेक्ट ले सकता हूँ सर मैं। जरूर, अच्छी बात है। वो तो आपको ज्यादा पता होगा, उसको लेंगे तो और अच्छा बता सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये बात अलग है, वो कोई इस तरह की मार्केट में कोई इस तरह की चीज नहीं होगी, मतलब कोई आम प्रोजेक्ट वो नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होगा जिसके मतलब बेनिफिट्स वगैरह भी होंगे, मतलब कोई उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जो हर एक को पता हो या कोई इस तरह ना सर। तो एक स्पेशलाइज्ड जो है वो जॉब होगी, तो उसको मैंने कहा आपसे कंफर्म कर लूं कि मैं अगर उसी को प्रेजेंट करना चाहूँ एज अ प्रोजेक्ट लेके तो वो। देखिए, एज लॉन्ग एज आप असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं ना, तो वो चाहे कोई थियोरेटिकल चीज़ है, यानी वो कभी हुई ही सर नहीं, सर ना आगे होगी तब भी ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया में कोई हुई है वो भी ठीक है। आपने खाली उसके बारे में पढ़ा है और प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी ठीक है। आप खुद कर रहे हैं, वो भी ठीक है। किसी और जगह हो चुका है, आप उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, वो भी ठीक है। मेरा कंसर्न है कि जो आप यहाँ पे सीखेंगे वो आप वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। वो पूरा नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे सोर्स जो भी है आपकी असाइनमेंट का। और अगर पूरा होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे सोर्स जो भी है वो आपकी असाइनमेंट का। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू ठीक सर। है, ओके जी। सर वालेकुम सलाम जी, अजान। जी, अजान बोले। अच्छा, आप डिस्कनेक्ट हो गए। जी सर, यहाँ पे चूज अ प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट किस तरह कौन सा और किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए? अजान मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या बोला। जरा कोई माइक मुंह के करीब करके ना दोबारा बोलिएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही, थोड़ी बेहतर है। सर अभी मैं पूछ रहा था कि प्रोजेक्ट चूज अ प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए और किस तरह? सही। ये आप बेसिकली, आपके सवाल का तकरीबन ये मतलब बनता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है। तो इसके लिए ना आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब आपको जवाब मिलेगा। ये मतलब मैं आपको 1-2 मिनट में इसका जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट को चूज अ प्रोजेक्ट वाली बात आप नहीं बता सकते भी? मेरा ख्याल है आपने वीडियोस नहीं देखी हमारी ना अभी तक। आप प्लीज देखें सारी वीडियोस, फिर मुझे बेशक व्हाट्सएप पे सवाल कर दीजिएगा जो आप तो करना सर चाहते मैंने इस पिछले मंथ की आखिरी तारीख को ज्वाइन किया ना सर। हैं। हाँ, इसीलिए ना बेहतर ये है कि आप सारी वीडियोस देखें ना, सारी वीडियोस देखें, सारी डिस्कशंस देखें, Q&A देखें, फिर आपको समझ आएगी। ओके सर, ओके। जी कमरान, अ, आप क्या कह रहे हैं? सर वो जिस तरह आपने गाइड किया था, मैंने प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर लिया बेसिकली। वो यही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मंकी डैम एंड वाटर कन्वेंस सिस्टम टू इम्प्रूव। बेसिकली ये कोयटा सिटी के लिए है, जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा रहा है ड्यू टू एक्सेसिव पंपिंग, एंड टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल सिस्टम एज वेल। अच्छा सर, इसको मैं अभी चार हिस्सों में तकसीम कर दूं, जैसे कि लोकल कम्युनिटी की जो कॉस्ट है, फिर प्रोविंशियल
व्यू पॉइंट है और फिर फेडरल जो व्यू पॉइंट है, या इसकी कॉस्ट और बेनिफिट को एक ही जगह पे कर दूं ताकि कुछ ज्यादा उसके अंदर इश्यूज ना आए? नहीं नहीं, आप बिल्कुल स्टैंडिंग तो आपने डिसाइड करनी है ना, किन लोगों की स्टैंडिंग है। जी ठीक है सर। तो वो तो आपको पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। राइट। जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। किसी और का कोई सवाल है जी? यासिर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सर फॉर्मेट ऑफ असाइनमेंट वन सर। जी जैसे भी आपने गाइड किया सर कि जो जैसे आपने पढ़ाया था मेजर स्टेप्स इन सीबीए के फर्स्ट फोर स्टेप्स को टच करना है सर। जी और अगर हम सर फर्स्ट फोर स्टेप्स देखें सर, इसमें तो मतलब लॉजिकल सीक्वेंस एक है सर, जैसे आपने पढ़ाया है सर। अगर सर हम असाइनमेंट गाइड को देखें तो उसमें तो ये जैसे आपने बताया सर कि इसके अंदर तो इसको मोनेटाइज भी कर रहा है, इसकी जो डिफरेंट जो कॉस्ट हैं सर, उसको कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को मोनेटाइज भी अपने करना है सर। बट अगर हम स्टेप्स को जाके देखें प्रेजेंटेशन में सर, तो वो मोनेटाइजेशन इज एट स्टेप 6। तो ये सर आपसे जरा नहीं नहीं क्लैरिफाई नहीं, कर दीजिएगा कि वो इसको फॉलो जो करें जो स्टेप 6 है ना, वो सर। वो फ्यूचर की कॉस्ट की बात कर रहा है। सर हाँ, वो मतलब बेसिकली अब अगर आप नहीं करना चाहते इसमें मोनेटाइज ना करें, फ्यूचर की बात कर लीजिएगा, लेकिन एज लॉन्ग एज वो यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन ना, तो वो इट इज आई एम श्योर कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो जिस तरह अभी एक इन्होंने बताया ना, जवाद साहब ने, कि ये एक एक्चुअली प्रोजेक्ट है उसमें कर रहे हैं, तो हो सकता है ना हो कॉस्ट, तो वो आप मेंशन कर दें उसके अंदर कि मैं भी नहीं कर रहा, मैं उसको स्टेप 3 में कर लूंगा, तो इट्स ओके, मैं उसको अकॉर्डिंगली मार्क कर अच्छा, दूंगा। फॉर्मेट हम इसका सर जो एज पर असाइनमेंट गाइड है वो रखें हम फॉर्मेट, या जो अच्छा, मेजर स्टेप है डिपेंड स्टेप करता बाय है कि स्टेप हम? डिपेंड करता है अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। मैं जब स्टूडेंट आपकी जगह होता तो मैं तो किसी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का कोई जर्नल होता, उसके पेपर को देखता कि उधर क्या फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में जमा कराता, रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर देता है असाइनमेंट में, ताकि बाद में मेरी असाइनमेंट किसी जर्नल में भी पब्लिश हो सके। तो आप अपनी मर्जी करें, मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, बस फिर जो फॉर्मेट आपने देना है दें। ठीक हो गया सर। जी, कोई और सवाल है जी किसी का? ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर आप लोग इम्तिहान की भी तैयारी करें। मैं एक दो दिन में आपके इम्तिहान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर दूंगा। अभी मैंने पेपर नहीं बनाया, आज कल तक डेडलाइन है, जो ही पेपर बन जाएगा तो मैं उसके एक दो घंटे के अंदर अंदर आपके इंपॉर्टेंट्स भी अपलोड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सुल्तान साहब। सर कहीं नहीं कैनवस का ग्रुप में सर वो जो स्प्रेडशीट आपने डाली थी उसके अंदर जीमेल डाले थे, लेकिन सर अभी तक इसका लिंक नहीं मिला सर। मेरे अच्छा, पे भी I'm नीचे सॉरी, है आप इस तरह ग्रुप करें में। कि वो ना, ये बस वो बड़ी पुरानी बात हो गई है, अब वहाँ उधर तो मैं गया ही नहीं हूँ बहुत अरसे से, तो ग्रुप के अंदर अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दें, मैं आपको इनविटेशन भेज देता हूँ। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू। तो सर एक और क्वेश्चन था। जी जी जवाब। सर इसमें अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई गाइडलाइन चाहिए हो, मतलब नॉर्मल वर्किंग डेज में, तो आपको ग्रुप में ही कांटेक्ट कर सकते हैं या अलग से भी आपको कांटेक्ट कर, मैंने कहा परमिशन ले लूं कि किस हाँ बिल्कुल करें। फॉर्म मैं में की जाए, कॉल मेरे करके या? कॉल तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए उठाना, तो आप कोई वॉइस अच्छा सर, मैसेज छोड़ दें या ग्रुप में मैसेज कर दें, तो मुझे जब भी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा आई विल गेट बैक टू यू। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। सर लास्ट क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन जी सर, जी सॉरी आप कर रहा हूँ सर। ये जो हमारा अभी मिड टर्म है, ये आप पहले फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वी हैव गॉन मोड़ा थ्रू। वानो मोड़ा सो जी जी। तो अगर सर इसी को इसी के अंदर वो रखें ताकि जनरली हम आपके ज्यादा जो है हम यहाँ से ही निकाल लें उसको, अपनी मेमोरी कमरान में कर लें। हाँ, डोंट डोंट वरी, मिड टर्म मुश्किल नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह जो आप इजी चीजें रखूंगा उसके अंदर। इसके बहुत ज्यादा जी नंबर, राइट सर। इसलिए बहुत ज्यादा इस पे टेंशन क्यों- मुझे भी नहीं होगी, आपको क्योंकि भी। क्योंकि सर लास्ट वो जब आप क्विज दे देते हैं उसके बाद फिर जो उसके आंसर्स बनाते हुए जो है ना वो बड़ा वो करना पड़ता है, वो मिलते नहीं है सर। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह आसान रखेंगे, आसान। थैंक यू सर, थैंक अच्छा अच्छा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है जवाद ये कि जावेद, सॉरी, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं दोबारा शुरू करता हूँ, 1 मिनट में शुरू करता राइट राइट सर, राइट सर, जी सर, जी सर।